आपका जो सेंटर है जो चला रहे हैं, जी जी। तरीके से आप उसमें इलाज करते हैं कैसे? पहले तो आप ये बताइए कि कैसे आपने उन पेरेंट्स को कन्विंस किया जो अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करा? स्टेप बाय स्टेप पहले उनको असेस करते हैं, डायग्नोस करते हैं, फिर उनके उस पर डिलेस पे काम करते हैं। समाज अक्सर ऐसे बच्चों को बेचारा समझ लेता है। जी। बेचारा कौन है, बच्चे या वो समाज? हर चीज़ का एक बैलेंस पूरी दुनिया में है, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। इन्हीं दिव्यांगों ने पूरे वर्ल्ड में अपना जो है धमक उन्होंने दिखाई है। कई बार होता है बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, जी जी जी। कि ये लापरवाह है, जी जी। लगता है, लेकिन जब कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है जी जी जी। तो कह देते हैं भगवान की मर्जी है। सचिन तेंदुलकर का खेल में नहीं आते तो क्या हमारा देश इस क्रिकेट में इस लेवल पे आ पाता? किसी ने बोल दिया कि भगवान की मर्जी है, इसके आगे अब हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो एक हर तरीके से हार मानने वाली बात है। स्कूलों की तरफ से कंप्लेंट आई आपका बच्चा बैठ नहीं रहा है। भाई बैठाना तो आपके स्कूल का काम है ना, आपको बैठाना चाहिए। पौधा होता है, जब वो पेड़ बन जाता है तो उसको अपने हिसाब से डायरेक्शन देना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो हर बच्चा खास होता है, लेकिन ज़रा सोचिए जब कोई बच्चा बोल ना पाए, समझ ना पाए या और कुछ उसमें शारीरिक कमी हो और समाज उसको ना समझ पाए, तो ऐसे बच्चे को आप क्या कहेंगे? ऐसे बच्चों की उम्मीद की किरण हैं दिव्यांशु कुमार, जो आज हमारे मेहमान हैं इस पॉडकास्ट में, और कैसे उन्होंने इस तरीके के जो स्पेशल चाइल्ड हैं, जो विशेष बच्चे हैं, उनके साथ काम किया है, कैसे उनको ट्रीटमेंट देकर खास से सामान्य तौर पर उनको जो है स्कूलों में दाखिला कराया है, क्या कुछ पूरी उनकी जर्नी रही है, इस पर आज हम दिव्यांशु कुमार जी से बात करेंगे। दिव्यांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो बच्चे स्पेशल होते हैं, क्या वो उनको लेकर बहुत सारी धारणाएं होती हैं समाज के अंदर? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे आप देखते हैं इन चीज़ों को? आप जो काम कर रहे हैं उसको शुरू करने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? एक्चुअली मुझे भी एक डिसऑर्डर है जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, थ्रोम्बोस्थेनिया ग्लैंडमैन डिसऑर्डर है, जो वर्ल्ड में 18 लोगों को है और पूरे इंडिया में सिर्फ 3 लोगों को है। तो जब मैं अपनी बचपन की जर्नी देखता हूँ, जो तकलीफ़ें, जो हॉस्पिटलाइजेशन और जो एकेडमी पर प्रॉब्लम मैंने देखी, झेली, उसको देख के मैंने मतलब इन बच्चों से मैं काफ़ी कुछ कनेक्ट कर पाता हूँ, इनके पेरेंट्स से कनेक्ट कर पाता हूँ। जो मेरे पेरेंट्स का कंसर्न था इनिशियल स्टेज पे कि मेरा बच्चा बड़े होकर क्या करेगा, वो तो आए दिन अस्पताल में एडमिट रहता है, या इसका फ्यूचर क्या रहेगा। तो जब हम इन पेरेंट्स से मिलते हैं तो मुझे वही चीज़ रेप्लिकेट होती है कि कहीं मेरे पेरेंट्स के भी यही कंसर्न रहे थे फ्यूचर। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा इस्टेब्लिश करना है कि ताकि इन पेरेंट्स के इन कंसर्न को अगर कोई मंजिल मैं दे पाऊँ तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। समाज अक्सर ऐसे बच्चों को बेचारा समझ लेता है। जी। बेचारा कौन है, बच्चे या वो समाज जो उनको उनकी क्षमताओं को कम आंक रहा है? देखिए क्या है कि हमारे जो सरकारें हैं इस समय, उन्होंने पहले एक बहुत अच्छा वर्ड बोला हुआ है, दिव्यांग। दिव्यांग का मतलब होता है कि जब कोई ईश्वर कोई चीज़ छीनता है तो कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर देता है, कोई एक ऐसा टैलेंट देता है, स्किल देता है, हिडन टैलेंट देता है, जिसको पहचानने की हमें ज़रूरत रहती है। और जब वो इस हिडन टैलेंट उसको शार्पन किया जाता है, उसको और तराशा जाता है, तो वो निखर के सामने आता है और बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ लोगों ने हासिल करी हुई हैं। इन्हीं दिव्यांगों ने पूरे वर्ल्ड में अपना जो है धमक उन्होंने दिखाई है बड़े बड़े मंचों पे। तो उसका मतलब है कि इनको जो समाज इनको हीन भावना से देख रहा है, इनको अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। हमको ये जानना है कि हर बच्चा असामान्य भी है और हर बच्चे में कुछ असामान्य हरकतें हैं और हर असामान्य बच्चे में कई सामान्य हरकतें हैं। तो अगर हम इन तरीके से इस नज़रिए से देखेंगे चीज़ों को तो हमें कोई भी भिन्नताएं नज़र नहीं आएंगी, कोई भी भेद नज़र नहीं आएगा। कई बार होता है बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, जी जी जी, कि ये लापरवाह है, जी जी, लगता है, लेकिन जब कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है जी जी जी, तो कह देते हैं भगवान की मर्जी है। जी जी जी। इसको कैसे आप देखते? देखिए भगवान ने जब देखिए क्या होता है, भगवान ने हर चीज़ बैलेंस में बनवाई हुई है, ठीक है। हर चीज़ का एक बैलेंस पूरी दुनिया में है। जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है, जहाँ कमियां हैं तो वहाँ कुछ खासियतें भी मिली हुई हैं। हमको उन खासियतों को पहचानना है और पहचान के उन बच्चों को उन खासियतों पे से में पारंगत करना है। और जब वो बच्चे उन खासियतों में पारंगत हो जाते हैं, अपने स्किल से पारंगत हो जाते हैं, तो वो दूर दूर नाम करते ही करते हैं। हर बच्चा एक स्पेशल बच्चा है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो चाहे स्पेशल बच्चा हो, हर किसी में कुछ ना कुछ गुण है। हमको उन गुणों को पहचानने की ज़रूरत है।
हम हीन भावना से ग्रसित होकर लोगों को इतने हीन दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं कि वहीं पे सब दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जैसे कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो हमको जानना है कि नहीं पढ़ रहा है तो क्या सिर्फ पढ़ाई एकमात्र ज़रिया है? नहीं। बहुत से लोग खेलों में, सचिन तेंदुलकर का खेल में नहीं आते तो क्या हमारा देश इस क्रिकेट में इस लेवल पे आ पाता? अगर ऐसे ऐसे लोग जो और उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, कोई तीरंदाजी में हैं, तो अल्टरनेटिव्स हर जगह हैं। हम खेल ही को, सिर्फ एक पढ़ाई को ही एकमात्र नहीं ज़रिया मानना चाहिए कि उसी से अपना आगे की ज़िंदगी गुजर सकती है। हाँ, पढ़ाई ज़रूरी है, एक बेसिक पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन उसके आगे भी और सारे स्किल्स भी मायने रखते हैं। जो स्पेशल चाइल्ड हैं, जी जी जी, लेकर किस तरीके की अवेयरनेस की आवश्यकता है सोशल लेवल पर? देखिए तो कई बार होता है कि इस तरीके कोई बच्चा है जी जी तो उसको लेकर बड़ा इमोशनल हो जाते हैं ये वो, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं, जबकि कई सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। उनका पूरा उनकी एक्सरसाइज कराई जाए, हर चीज़ का एक ट्रीटमेंट फिक्स है, जी जी, चीज़ों को दूर भी किया जा सकता जी जी जी, तो उसको भगवान की मर्जी मान लेना ये कितना सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये है कि पहले तो अब तो हमारे पास हर तरीके के ज़रिए हैं जानकारी हासिल करने के, और सारी चीज़ें जो हैं इंटरनेट पे और सारे माध्यमों पे जहाँ पे हम लोग हैं सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं, बहुत इजीली उपलब्ध हैं। तो हम लोगों को जो है अब ये सब ये कि किसी ने बोल दिया कि भगवान की मर्ज़ी है, इसके आगे अब हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो एक हर तरीके से हार मानने वाली बात है। हमको कोशिश करनी चाहिए कि आखिर में अगर ये हमारे पास समस्या है, जैसे मुझे ही बोला गया था कि ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 18 लोगों को है और पूरे इंडिया में सिर्फ 3 लोगों को है, अगर हमारे पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स या मैं हम इसको ये मान लेते हैं कि भगवान की मर्ज़ी है, इसके आगे मेरा कुछ नहीं चल सकता है और मैं पढ़ नहीं सकता या आगे बढ़ नहीं सकता हूँ, तो शायद आज इतने लोगों की मदद करने के लिए मतलब कि मैं आगे ना बढ़ पाता। तो वही चीज़ है मेरी पेरेंट्स से और लोगों से यही अपील है कि इसको भगवान की मर्ज़ी ना मानिए। भगवान की मर्ज़ी यह है कि हर एक व्यक्ति को उसने विशेष बनाया हुआ है, उस विशेषता को पहचानिए और उस विशेषता को एक मकाम दीजिए। हमारा एज अ गार्जियन, एज अ केयर गिवर, एज अ समाज हमारा एक कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को उसकी विशेषता के हिसाब से उसका मकाम देना चाहिए। आपका जो सेंटर है जो चला रहे हैं, जी जी, तरीके से आप उसमें इलाज करते हैं, कैसे पहले तो आप ये बताइए कि कैसे आपने उन पेरेंट्स को कन्विंस किया जो अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन कराते हैं? जी जी, दूसरी चीज़ जब एडमिशन हो रहा है जी जी जी, उसके बाद में किस तरीके से क्या रूटीन रहता है, क्या कुछ करके आप उनकी जो कह सकते हैं जो कुछ कमियाँ हैं जी जी जी, कैसे दूर करते हैं? देखिए जो न्यूरोडाइवर्स बच्चे हैं या जिनमें ऑटिज्म है या बच्चों में जो कमियां हैं, जैसे कोई बोल नहीं रहा है, किसी में मोटर डिसेबिलिटी है, ठीक है, कोई नॉन वर्बल बच्चा है, या कि मतलब कि कोई सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा है, किसी को पढ़ने में मन कम है, कोई डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, तो पहला तो हमारा ये वो रहता है डायग्नोसिस, कि बच्चे की पहली डायग्नोसिस प्रॉपर बने कि किस डिसेबिलिटी की वजह से, किस डिसऑर्डर की वजह से व्यक्ति में ये डेवलपमेंटल डिले आया हुआ है, उसकी जो माइलस्टोन, जो एक नॉर्मल माइलस्टोन होने चाहिए उससे वो पीछे क्यों है, पहला। सेकेंड चीज़, कितना पीछे है, कि 1 साल पीछे है कि 2 साल पीछे है कि 3 साल पीछे है, डेवलपमेंटल डिले माइलस्टोन कितना गैप है वो कैलकुलेट करना। थर्ड, उसके आधार पे हमारी थेरेपीज डिसाइड होती हैं। कोई व्यक्ति अगर स्पीच डिले में ज़्यादा है, किसकी स्पीच में माइलस्टोन बहुत डिले हैं और बाकी सारे मोटर माइलस्टोन और इंटेलेक्चुअल माइलस्टोन उसके कवर्ड हैं, तो हम सिर्फ स्पीच थेरेपी की तरफ जाते हैं। क्या होता है स्पीच थेरेपी? स्पीच थेरेपी में हम देखते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम क्या आ रही है, कम्युनिकेशन को रिलेटेड प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ नॉन वर्बल है, बिल्कुल नॉन वर्बल बच्चा होता है तो हम देखते हैं ओरोमोटर प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें प्रैग्मेटिक्स की कमी तो नहीं है, उसको जनरलाइजेशन, चीज़ों को जनरलाइज करने की कमी तो नहीं है। कई बार होता है, देखिए बच्चा जब छोटा होता है तो उसके परिवार वाले उसको वहीं से स्टिमुलेट करना शुरू करते हैं, बेटा बोलो ये आ, बेटा बोलो पापा, बेटा बोलो माँ, ठीक है। और सेकेंड चीज़ होता है कि जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है उसकी जो ओरल मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं वो डेवलप होना, पहले बच्चा अपना थूक निकालना सीखता है, फिर अपना अंगूठा चूसना सीखता है, फिर अपना मुंह खोलना सीखता है, वो जो निपल जो दूध पीना सबसे पहले सीखता है, सकिंग उसमें सबसे पहले आती है, फिर ब्लोइंग जब थूक निकालना सीखता है तो उसकी ब्लोइंग डेवलप होती है। तो जब ये सारे मोटर माइलस्टोन उसके अचीव होने लगते हैं तो उसका अंदर से थ्रस्ट डेवलप होता है शब्दों को निकालने का। लेकिन कभी कभार होता है कि कई डिले से हम लोग क्या किया कि बच्चे को ज़्यादा प्यार की वजह से 6 महीने पे उसको सेमी सॉलिड स्टार्ट करना है, हमने सॉलिड मतलब कि सेमी सॉलिड उसका साल भर 2 साल 3 साल तो सेमी सॉलिड खाना पीस के ग्राइंड करके खिलाना शुरू कर दिया, और बच्चे का क्या हुआ कि उसकी ग्राइंडिंग डेवलप नहीं हुई, ग्राइंडिंग डेवलप नहीं तो उसकी ओरल मोटर स्ट्रेंथ नहीं डेवलप हुई, जिसकी वजह से उसका आर्टिकुलेशन प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ। और जब बच्चे का आर्टिकुलेशन डेवलप नहीं होता तो उसके साउंड्स और वॉवल्स डेवलप नहीं होते, उसके साउंड्स डेवलप नहीं हुआ तो उसकी स्पीच हमेशा डिले रहेगी।
तो पहला तो वही चीज़ है कि हम लोग स्पीच थेरेपी में पहले ये देखते हैं, असेस करते हैं कि उसके डिलेज किस वजह से हैं, उनके डिलेज क्या क्या हैं। अगर स्पीच डिले है तो हम उसके वो सारे ओरल मोटर डिले पे काम करते हैं, पहले ओरो मोटर्स डेवलप करते हैं, उसके बाद उसकी जनरलाइजेशन, वोकलाइजेशन, स्टिमुलाइजेशन और आर्टिकुलेशन की टेक्निक पे काम करते हुए उसको कम्युनिकेशन लेवल तक हम कितना ला सकते हैं। कोई बच्चा अगर स्टैमरिंग कर रहा है, कई बच्चे आते हैं स्टैमरिंग, हकलाने जिसे हम कहते हैं, हकलाने को लेके आते हैं, तो हम उनको देखते हैं उनका हकलाना क्यों है, तो उसके उन पे स्टैमरिंग पे अलग से काम होता है, उसकी लंग कैपेसिटी को डेवलप किया जाता है, उसकी उसकी वोकेबलरी को डेवलप किया जाता है ताकि उसका हकलाना थोड़ा सा कम हो। स्टैमरिंग के भी कई कारण होते हैं, उन कारणों पे अगर काम किया जाए तो स्टैमरिंग भी काफ़ी हद तक कवर हो सकती है। कई बच्चे आते हैं किसी उनके वर्ड्स तो निकल रहे हैं बट कम्युनिकेशन नहीं है। अब कम्युनिकेशन नहीं क्योंकि उनका फ्रेज लेवल तक जो हमारे लंग कैपेसिटी होनी चाहिए थी वो डेवलप नहीं हुई है, तो हम उस पर काम करते हैं। तो इस तरीके से हम जितनी भी स्पीच डेवलप हो, स्पीच रिलेटेड डिलेज आते हैं, उन पे स्टेप बाय स्टेप पहले उनको असेस करते हैं, डायग्नोस करते हैं, फिर उनके उस पर डिलेज पे काम करते हैं। कई बार होता है कि उम्र का कई बार असर होता है जी, कुछ एज का फैक्टर रहता है इसमें कि इस एज तक ही अगर उनको प्रैक्टिस करा ली गई तो ठीक है, अगर थोड़ा सा डिले हो गया या एक एज सर्टेन एज को क्रॉस कर गया तो उसके बाद चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड। देखिए वो चीज़ तो होती है, ऑब्वियस सी बात है कि एक पौधा होता है, जब वो पेड़ बन जाता है तो उसको अपने हिसाब से मोड़ना, अपने हिसाब से डायरेक्शन देना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक मिट्टी होती है जब सॉफ्ट होती है तो उसको अपने हिसाब से शेप देना आसान होता है, वैसे एक एज फैक्टर तो बहुत ही कंपलसरी है कि अर्ली इंटरवेंशन, इसीलिए इन डिसऑर्डर्स पे अर्ली इंटरवेंशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबली, कि जितना जल्दी से जल्दी हम डायग्नोस करें और उतनी जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन स्टार्ट करें, ताकि जितना भी टाइम है, थेरेपी का टाइम हमारा डिक्रीज़ हो सके और बच्चा फिर एकेडमिकली और सोशली एक्टिव हो सके। लेकिन होता क्या है कि हमारे देश में जागरूकता की कमी की वजह से लोगों में ये भ्रांति बनी हुई है कि 4 साल तक अगर बच्चा नहीं बोल रहा है या 4 साल तक बच्चा चंचल है, नॉर्मल नहीं बिहेव कर रहा है, तो वो थोड़ा सा जब 4 साल की 5 साल की उम्र तक होगा तो अपना नॉर्मल बिहेव करने लगेगा या बोलने लगेगा। इसकी भ्रांति की वजह से लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में आ जाते हैं। उस वेट एंड वॉच की स्थिति में बच्चों के डिले ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारे देश में। हमारे देश में एक अच्छी बात यह है कि अभी जो भी हमारी जितनी थेरेपीज़ डेवलप हुई हैं सारी ग्लोबल बाहर ही डेवलप करी गई हैं, बट हमारे देश में अभी ये खासियत ये है कि हम इन्फोर्स कर पा रहे हैं टेक्निक को। बाहर क्या किया गया, इन्फोर्समेंट को बिल्कुल रोक दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया है कि अगर बच्चे का मन नहीं है करने का थेरेपी तो उसको नहीं कराना है। उसका मन अगर वो खोए रहने का है तो उसको उस हिसाब से उसको डेवलप करना है। लेकिन भारत में हमारे पास अभी वो चीज़ टोटल प्रोहिबिशन नहीं आया है इन्फोर्समेंट के लिए, तो हम बच्चे को अपने हिसाब से पिच मॉड्यूलेशन को करके कि हाँ, अगर बच्चे को ये बताया कि नहीं हम नाराज़ हैं, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो हम नाराज़ हैं आपसे हम बात नहीं करेंगे, तो बच्चे के अंदर जब लगता है कि मैंने गलत काम किया, इनकी पिच हाई हो गई है, और मैंने अच्छा काम किया तो इनकी पिच सॉफ्ट है, मुझे शाबाशी मिल रही है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को इन्फोर्स करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला पा रहे हैं। इमोशन को समझने लगते जी 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 कई बार होता है, क्योंकि जी। भारत में देखें तो लिटरेसी की कमी कई जगह देखने को जी, मिलती है। जी। और इस तरीके की जब बीमारियां होती हैं तो जहाँ जी, जी। पर शायद साक्षरता की कमी है, जी जी वहाँ पे लोग इसको बीमारी से ज्यादा तंत्र मंत्र में पड़ जाते हैं, जी जी में पड़ जाते हैं। जी जी जी। इस तरीके के केसेस आपके पास भी आते हैं? हाँ, मेरे पास सिर्फ अनपढ़ लोगों के ही नहीं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासी मतलब बहुत सारी बड़ी पोस्टों पे भी हैं और बहुत अच्छे ओहदे पर भी हैं, उन लोगों के साथ भी मैं देखता हूँ कि वो लोग तमाम तरीके के यज्ञ, हवन और तंत्र मंत्र की स्थिति में पहुँच के सोचते हैं कि भगवान का शायद मैं इसके बाल कटवा दूँ, इसके मुंडन नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये नहीं बोल रहा है, या फिर शायद ये महामृत्युंजय का बहुत बड़ा हवन करा दो शायद ये बोलने लगे। तो वो भ्रांतियाँ तो रहती हैं, बट ये है कि चलिए आप हम हर पद्धति को इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो ये भ्रांतियां कई बार होता है इनकी वजह से डिले हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल ट्रीटमेंट होना है वो नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता है, वहाँ पे वो रोक देते हैं। कई लोग जो है वो सालों तक फंसे रहते हैं। जी जी जी। उसके बाद पता चलता है कि जो थेरेपी से सही भी होने वाला था वो समय निकल चुका है। वो मेरे पास ऐसे कई बच्चे आए हैं जिनकी, कई लोग आए हैं जो मतलब जिनका उम्र 26 साल हो गई, 32 साल हो गई, और वो इन्हीं तरीके की भ्रांतियों में फंसे रहे और निकल नहीं पाए। मेरे पास एक केस आया था, उनकी मदर जो है कैथोलिक थी, और उनकी मदर जो है उनके जो कैथोलिक चर्चेस वगैरह होते हैं, मतलब कहना नहीं चाहिए फ़िलहाल तो ये चीज़ें, बट उन्होंने बोला कि हम ये प्रेयर करेंगे, इतने साल प्रेयर करोगे तो शायद ये बच्चा ठीक हो जाएगा। और वो उस प्रेयर के चक्कर में, उनके फादर बहुत अच्छे मतलब कि अच्छे पद पे हैं,
और साइंटिस्ट लेवल पे हैं, बट उसके बावजूद भी उनकी मदर ने, उनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड की ना सुनते हुए, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट को ना मानते हुए उन्होंने जो है स्पिरिचुअल पाथ को लेते हुए उस बच्चे की उम्र 26 से 32 साल कर दी, और आज वो बच्चा फिर नॉन वर्बल हो गया है, नॉन फंक्शनल भी है। कितने बच्चे हैं अभी आपके सेंटर पे? मेरे सेंटर पे अभी 70 के करीब बच्चे हैं। कैसे चल रहा है उनका ट्रीटमेंट? कितने दिन का कोर्स होता है, कितने दिन की? देखिए, कोर्स पे बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। जैसे होता है कि जैसे आप दवाई लेने जाते हो ना, तो दवाई के साथ में डॉक्टर कुछ प्रिकॉशन बताता है, डॉक्टर आपको दवाई का टाइम पे लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही थेरेपी का भी सिस्टम होता है कि हमने यहाँ पे 45 मिनट की थेरेपी तो करा दी, 45 मिनट, 1 घंटा 1.5 घंटा जो थेरेपी का टाइम हुआ, उतने टाइम मैंने करा तो दिया। क्या वो घर पे रेप्लिकेट हो रही हैं? क्या घर पे बच्चे को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उसको टाइम दिया जा रहा है? ये सारी चीज़, और क्या वो रेगुलर है? ये सारी चीज़ें अगर एक साथ फॉलो होती है तो रिज़ल्ट टाइम 6 महीने से लेकर साल भर के अंदर तक अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर इन सब चीज़ों में ढिलाई होती है कि कोई बच्चा, चलिए उसके महीने 26 सेशन होने हैं, महीने के कंटिन्यूस सेशन हमने बोले हुए हैं, अब वो कह रहा है कि 3 दिन उसको रिश्तेदारी में शादी के लिए जाना पड़ा या कहीं और जाना पड़ा। और ये सिर्फ एक ही महीने का पैटर्न नहीं, ये पैटर्न अगर 12 महीने तक चलता रहता है, उसके बाद वो घर पे भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं या घर पे भी वो थेरेपी नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ थेरेपिस्ट के भरोसे हैं कि डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, इससे तो रिजल्ट आ जाना चाहिए, वहाँ पे डिले बहुत ज़्यादा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। कितने बच्चे अब तक आप ठीक कर चुके हैं जो नॉर्मल लाइफ अब जी रहे हैं? अभी तक मेन स्ट्रीम लाइफ में 100 करीब बच्चे मेरे ठीक हो चुके हैं, 40 के करीब मेन फ्रेम स्कूल्स में एडमिट हो चुके हैं, और इस साल भी मेरे 4 बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल में एडमिट हुए हैं, जिसमें CMS लखनऊ और क्या कहते हैं लखनऊ मॉडल स्कूल और क्या कहते हैं जयपुरिया तक की स्कूल शामिल हैं। क्या लगता है आपको सरकार की एंड की अगर बात करिए कि जी, सरकार इस तरीके के बच्चों को लेकर कुछ चीजें प्लान करती है, या जो चीजें हैं जी क्या वो सफिशिएंट है, या इस पे और सरकार को भी ध्यान देना? देखिए, सरकार अपने लेवल पे बहुत सारे स्कीम्स और बहुत सारी अमेंडमेंट्स कर रही है, बट है कि सरकार का दायरा इतना ज़्यादा बड़ा है, उसका दायरा, क्योंकि मेन है कि ये जो फील्ड है, इस फील्ड के जो मतलब भुक्तभोगी लोग हैं वो इतने ज़्यादा, इनके नंबर्स इतने ज़्यादा हैं कि सरकार की जितनी भी एफ़र्ट डालती है मैक्सिमम से मैक्सिमम एफ़र्ट डाल रही है। हालांकि इस सरकार ने पिछले 1.5 दशक में जितना काम किया है उतना पिछली सरकारों ने दिव्यांग लोगों पे नहीं किया है, जिसका नतीजा भी है कि हम पैरालंपिक्स में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं, जिसका नतीजा ये है कि कई अच्छी जॉब्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पदों पे भी हमारे मतलब कि जो दिव्यांग लोग हैं उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, सरकार की जो नीतियां हैं वो रिज़ल्ट दिख रही हैं। बट हाँ, अभी न्यूरो डाइवर्सिटी लेवल पे काफ़ी कुछ करना बाकी है, और शायद हो सकता है उनकी नज़र इस पे नहीं गई हो या किसी ने शायद उनको इस एरिया में दिखाया नहीं है। इसमें कई सारी एरियाज़ हैं जिस पे अगर गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी भी मदद कर दे तो बहुत सारा हम लोग जो है लोड सरकार का कम कर सकते हैं। क्या किस तरीके के बच्चे जो होते हैं जी, उनमें इस थेरेपी के जरिए, इस तरीके से ट्रीटमेंट के जरिए रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं? देखिए, अगर थेरेपी प्रॉपर चल रही है, एक प्रॉपर प्रोफेशनल काम कर रहा है और पेरेंट्स भी उसमें प्रॉपर मतलब कि जो है कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ये थेरेपी के रिजल्ट्स कम से कम 90 to 99% तक एफिकेसी लेवल बढ़ सकता है हमारा। ये है कि अगर किसी को कोई मान लीजिए न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जी 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 क्या जी उसको भी इस तरह की थेरेपी के जरिए ठीक किया जा सकता है? जी 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 ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है। किसी का बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हुआ प्रॉपर, जी 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 क्या वो और बच्चे से अलग बिहेवियर कर रहा है, जी 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 क्या उसका भी इसके लिए हम फंक्शनल करने की कोशिश कर सकते हैं उसमें, मतलब जिसमें ब्रेन नहीं डेवलप हुआ है। चांसेस होता है? देखिए, जिसका ब्रेन ही नहीं डेवलप हुआ है उसमें जो है चांसेस बहुत लो रहते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के हर एक एरिया का प्रॉपर डिफाइन होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर उन एरियाज़ में ओवरलैपिंग है या डेवलपमेंटल डिले है, उसमें डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, प्रॉपर वो बाइफरकेशन नहीं हुए हैं ब्रेन एरियाज़ में, तो फिर दिक्कत चालू हो जाती है, फिर वो उसके लिए चीज़ें लगभग इम्पॉसिबल हो जाती हैं। हाँ, बाइफरकेशन है, उसमें थोड़ी बहुत माइल्ड सी ओवरलैपिंग है जिसकी वजह से डिसऑर्डर है, तो वो कवरेबल हैं, इजीली कवरेबल हैं। ये है कि कोशिश की जाती है कि ऐसे बच्चों को हम फंक्शनल कर सकें। हम उन बच्चों में पूरा नॉर्मलसी की उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी की एफर्ट पूरा डालते हैं। बेसिक जो उनके नीड्स हाँ, ADL एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग के एक्टिविटीज़ को हम उनमें इंक्लूड करा सकें, इसकी एफर्ट पूरा रहता है हम लोगों का।
जो इस तरीके के बच्चे होते हैं जब स्कूल में जाते हैं, बच्चों के बीच में बैठते हैं, तो आसपास के जो बच्चे होते हैं जी 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 कई बार वो चिढ़ाते हैं, तो क्या उसकी वजह से उनके अंदर एक तरीके से अपने आप को लेकर कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होती है? देखिए, इतने बड़े लेवल पे तो स्कूल वाले ले ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी शिकायत ये है कि इस तरीके के बच्चों को स्कूल वाले ले ही नहीं रहे हैं, मेन स्ट्रीम स्कूल वाले। जब ये बच्चा, मतलब मैं आपको बड़े बड़े स्कूलों के नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरा बच्चा जब स्कूल में गया वहाँ पे, ठीक है, एक इंसिडेंट, कई इंसिडेंट ऐसे हुए मेरे, स्कूलों की तरफ से कंप्लेंट आई आपका बच्चा बैठ नहीं रहा है। भाई, बैठाना तो आपके स्कूल का काम है ना, आपको बैठाना चाहिए। पहले ज़माने में अगर चंचल बच्चा होता था तो मास्टर उसको बैठाता था, बैठाने की कोशिश करता, सारे एफर्ट लगाता था कि वो बैठे और पढ़े। आपके सेंटर में जो थेरेपी दी जा रही है किस किस प्रकार की है, कौन कौन से थेरेपिस्ट होते हैं इनको देने के लिए? क्योंकि थेरेपी के नाम पे सबसे पहले जो नाम आता है एक फिजियोथेरेपिस्ट का आता है खाली, जी तो समझते हैं कि वही सब कुछ है। जी किसी भी जी तरीके की थेरेपी की जरूरत है तो फिजियोथेरेपिस्ट, जी तो जी। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखिए, हमारे जो थेरेपिस्ट, हमारे जो थेरेपी सेंटर्स हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, वो पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स के रूप में डेवलप हुआ है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी काम करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी काम करते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, और इसमें स्पेशल एजुकेटर्स का भी काम रहता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का जो मेन काम होता है, जैसे मोटर डिले, कोई बच्चा चल नहीं पा रहा है या किसी तरीके से न्यूरोलॉजिकल समस्या ऐसी है जिसकी वजह से उसकी मोटर डिले हैं, तो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का रोल रहता है। और ऑक्यूपेशनल का काम ये होता है, अच्छा, फिजियो और ऑक्यूपेशनल में डिफरेंस ये होता है कि फिजियो में हम मशीन्स लगा के व्यक्ति की मसल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी मोटर एबिलिटी को डेवलप कर सके। ऑक्यूपेशनल में कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ प्ले थेरेपी या फिर जो डेली यूज़ के सामान होते हैं उनके तहत ही, होम यूज़ के सामानों से ही हम जो है थेरेपी करने का प्रयास करते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, स्पीच पे जो काम करते हैं। बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं, जो बच्चों के बिहेवियर, जो व्यक्ति जैसे हम और आप बैठे हुए हैं, बच्चा बहुत शरारत कर रहा है, बैठ नहीं रहा है, शांत नहीं बैठ रहा है, उन पे काम करते हैं। ये कैसे पहचान की जाए कि इस बच्चे को थेरेपी क्या सकता है? हम लोग तो ये मान लेते हैं कोई बच्चा बैठ नहीं रहा है, शैतानी कर रहा है, तो मानते हैं बड़ा चंचल है, बड़ा तेज है। जी जी। देखिए, कोई डिसऑर्डर हो सकता है? हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है और कोई व्यक्ति शांत रहता है, लेकिन उसके ज़्यादा बोलने की वजह से उसका कोई डेली रूटीन हैम्पर तो नहीं हो रहा है, डेली फंक्शनैलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर दिक्कत हो रही है तो ये डिसऑर्डर है। अगर कोई दिक्कत नहीं है, चंचल है, पढ़ाई करने के टाइम पे पढ़ाई कर ले रहा है, अपने लोगों के खाना खाने के टाइम पे खाना खा ले रहा है, अपने कपड़े लत्ते सब अच्छे ढंग से कर रहा है, डेली रूटीन का काम अच्छे से कर रहा है, तो वो चंचलता सिर्फ नॉर्मल बच्चे की चंचलता है, ठीक है। लेकिन अगर यही चंचलता उसको डेली रूटीन के काम से हटा रही है या उसमें असमर्थता हो रही है, अपनी पढ़ाई में एकाग्रता नहीं लग पा रहा है, किसी भी कार्य में एकाग्रता नहीं दे पा रहा है, तो वहाँ पे वो चंचलता उसकी दिक्कत वाली है। उस पर हमको इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, डायग्नोस करने की ज़रूरत है कि आखिर में चंचलता कहीं ADHD तो नहीं है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो हमको बहुत जल्द से जल्द उस पर काम करने की आवश्यकता है। जितनी जल्दी काम करेंगे उतनी जल्दी बच्चा अपनी नॉर्मल स्थिति में आ सकता है और आने के बाद अपनी डेली लाइफ को अच्छे से जी सकता है। आखिरी सवाल आपसे कि कौन से ऐसे 5 टिप्स आप बताना चाहेंगे जिनको हर पेरेंट्स को मानना चाहिए, और कौन से 5 साइन ऐसे बच्चे के जिसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखिए, पहला तो जब आपका बच्चा हुआ है तो पहली बात यह है कि आप पहले जब किसी डॉक्टर को दिखाइए, उस डॉक्टर से एक बच्चे की डेवलपमेंट माइलस्टोन की लिस्ट ले लीजिए कि किस समय पे किस बच्चे को क्या क्या चीज़ें उसके डेवलपमेंट माइलस्टोन आने चाहिए। ये डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर अवेलेबल करा देगा? आराम से करा देंगे, आराम से। पीडियाट्रिक डॉक्टर, जो बच्चे का डॉक्टर होगा, वो आपको पूरे माइलस्टोन अवेलेबल करा देगा। नहीं अवेलेबल कराता है तो पूरे ये नेट पे अवेलेबल हैं, कहीं से भी उसको डाउनलोड किया जा सकता है। बच्चे के लिए एक ही ये, देखिए, कॉमन फंक्शनिंग, हाँ, माइलस्टोन सबके कॉमन होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबली सारे माइलस्टोन नॉर्मल हैं। जैसे बैबलिंग है, एक बच्चा एक स्थिति में आके बैबलिंग करने लगता है तो बैबलिंग पूरे वर्ल्ड में नॉर्मल है। बाबा 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 बा, तो बा का साउंड चाहे वो अंग्रेजी में बोले चाहे हिंदी में बोले, बा का साउंड तो निकलेगा, तो वो नॉर्मल है, उसको बैबलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सारे माइलस्टोन एक कॉमन, ग्लोबली कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसको जैसे बच्चा क्रॉलिंग करना सीखता है तो क्रॉलिंग पूरे वर्ल्ड में क्रॉलिंग तो एक ही तरीके से करेगा, हर बच्चा करेगा। कुछ बच्चे हो सकता है कि वो साल भर के अंदर करने लगे हैं, कुछ बच्चे साल भर के बाद करें। नहीं, जो साल भर के बाद कर रहे हैं वो डिले वाले में आ रहे हैं, और जो अपने टाइम पे कर रहे हैं वो ठीक है। अगर टाइम से डिले कर रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि टाइम से डिले करेगा बच्चा और नहीं किया उसने,
तब हमारे लिए चिंताजनक स्थिति हो जाएगी कि उसका जो डिले है वो और बढ़ता जाएगा। गैप जो है, जैसे किसी व्यक्ति को 6 महीने पे क्रॉलिंग करना चाहिए किसी बच्चे को, और वो साल 1.5 साल के बाद कर रहा है, तो समझ लीजिए उसका 1 साल माइलस्टोन डिले चल रहा है, तो और बच्चों से वो 1 साल डिले हो जाएगा। नॉर्मल बेबी के क्या साइंस होते हैं ये, जैसे आपने बताया कि 6 महीना 5 महीना, तो उसको थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में बताइए ना। जैसे एक बच्चा 6 महीने पे, जब बच्चा छोटा होता है, छोटे के बाद पहले उसके सकिंग डेवलप होती है। जब वो बॉटल निप्पल पीना शुरू करता है तो उसकी सकिंग डेवलप होती है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे थूक निकालना शुरू करता है। थूक निकालना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे आपको देखना शुरू करेगा। आप जैसे बोलोगे तो आपको एक बार कंसंट्रेट करना शुरू करेगा, देखेगा। आप जब धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा तो थोड़ा सा बड़ा, इसमें आप दिन बता सकते हैं कि इतने दिन पे ये करेगा? इसमें एवरेज ऑन एन एवरेज 6 महीने पे बच्चे क्रॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्रॉलिंग के बाद फिर उनकी साल भर के अंदर वॉकिंग भी स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, और अगर वो वॉकिंग थोड़ी डिले हो रही है, थोड़ी डिले में तो चलता है, जो 2-3 महीने का डिले होता है, लेकिन अगर 6-7 महीने का डिले हो जाता है तो दिक्कत वाली बात है। तो पेरेंट्स को वही वो चेकलिस्ट ज़रूर लेनी चाहिए। वो चेकलिस्ट पूरे ऑनलाइन भी अवेलेबल है, डॉक्टर्स भी अवेलेबल करा देंगे, और किसी भी थेरेपी सेंटर से भी मिल सकती है। तो वो चेकलिस्ट के आधार पे अगर बच्चे को मापते चलेंगे तो आपकी चीज़ें आपको बराबर मिलती चलेंगी। और अगर चेकलिस्ट से आपको ज़रा सा डिले है तो उसको तुरंत डॉक्टर से डिस्कस करिए, अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करिए कि कहीं कोई डिसऑर्डर तो डेवलप नहीं हो रहा है। सेकेंड चीज़ है कि मोबाइल का यूज़, बिल्कुल स्क्रीन टाइम बच्चों का मत दीजिए। बच्चों के साथ पहले के ज़माने में जैसे पेरेंट्स लोग इन्वॉल्व होते थे, सेल्फ इन्वॉल्व होते थे, तो आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमने आज के ज़माने में हम ये देखते आ रहे हैं कि पेरेंट्स बच्चों को वो सारी चीज़ तो दे रहे जो उनको नहीं मिली, लेकिन वो चीज़ जो उनको मिली है, जो अपने गार्जियन का टाइम मिला था, जो गार्जियन की कंपेनियनशिप मिली थी, वो नहीं दे रहे हैं। टाइम स्पेंड करने से क्या इफेक्ट आता है? स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम देने से हमारा डोपामाइन का लेवल हाई हो जाता है। डोपामाइन हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है जब एक लेवल पे हो, लेकिन उस प्रोपोर्शन से ज़्यादा अगर डोपामाइन हमारी बॉडी में जाता है तो हमें हाइपर एक्टिव करता है। तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, अगर हम बच्चे के रूप में हमारे छोटा चाइल्डहुड के लेवल पे देखें तो बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है। और अगर एक बड़े वयस्क को देखेंगे तो वयस्क के रूप में अगर बच्चे, और ये हाइपर एक्टिविटी सिर्फ फिजिकली नहीं होती है, ये न्यूरोलॉजिकली भी होती है। हमारे न्यूरॉन्स हो सकता है फ्रीक्वेंट कनेक्शन बनाने लगे, जिसकी वजह से डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा। तो छोटे बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर डेवलप होते हैं, और बड़े व्यक्तियों में यही बाइपोलर और सिज़ोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन, मेंटल डिसऑर्डर्स का कारण बनते हैं। तो हमको ये करना है कि स्क्रीन टाइम को बहुत लिमिटेड रखना है, बच्चों को स्क्रीन टाइम नहीं देना है। मीठा जो होता है, प्रोसेस शुगर जो होती है, उसका कट डाउन करना है। हमको कोशिश करनी है फ्रूट्स दें, हमको कोशिश करनी कि जो गुड़ है, जैगरी है, या नेचुरल सोर्सेज ऑफ शुगर हैं, वो बच्चों को प्रोवाइड कराएं। जो प्रोसेस शुगर है उसमें सल्फ़र भी मिली हुई है, नॉन सल्फ़र जो आ रही है वो भी बच्चों के डोपामाइन को ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। इसीलिए पहले जो पेरेंट्स होते थे बहुत लिमिटेड मात्रा में टॉफ़ी और चॉकलेट का देते थे। ऐसा नहीं कि पहले के पेरेंट्स दे नहीं सकते थे टॉफ़ी चॉकलेट या मीठा दे नहीं सकते थे, लेकिन क्यों लिमिटेड मात्रा में देते थे? क्योंकि उनको पता था कि ज़्यादा खाएगा तो या तो दांत की खराबी भी आएगी, हो सकता है बच्चा चंचल भी हो जाए। उसका पूरा उनके पास थियोरेटिकली चीज़ें नहीं थी, बट उनके में था वो चीज़ टाइम से बच्चे को सुलाना। क्योंकि हमारे दादी नाना को देखिए तो वो लोग क्या कहते थे कि जो है बच्चे को 7 बजे से खाना खिला देते थे, 8 बजे पहले सुलाना शुरू कर देते थे। लेकिन आज हम क्या करते हैं, 11-11, 12-12 बजे तक बच्चा सो रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो बॉडी में मेलेटोनिन बनने का टाइम है वो तो निकल गया, और जो मेलेटोनिन होता है डोपामाइन को काउंटर करता है। अब वो जब मेलेटोनिन बना नहीं और डोपामाइन के हम सोर्सेज को और दिए जा रहे हैं, तो डोपामाइन का एक रिजर्वायर टाइप का, एक तालाब टाइप का बनता जा रहा है बॉडी में। तो जब हमारा जो डोपामाइन का तालाब बनता जा रहा है तो वो हमें हाइपर एक्टिव कर रहा है। एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम एडल्ट हैं तो हमारे दिमाग तेज़ी से काम करेगा, हम विचलित भी होंगे, हमारी एंग्जाइटी बढ़ सकती है, हमें नींद अनिद्रा की शिकायत भी आएगी। तो बहुत सारे डिसऑर्डर बड़ों में भी आ रहे हैं, छोटों में भी आ रहे हैं, इसी स्क्रीन टाइम की वजह से और डोपामाइन के सरप्लस होने की वजह से। तो मेजर ये है कि बॉडी क्लॉक को हमको मेंटेन रखना है, बच्चों में भी और बड़ों में भी, ताकि इस तरीके के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से हम बचे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये सब बात करने के लिए, सारी चीज़ों पर जानकारी दी। जी, थैंक यू।